एज ऑफ नाउ के फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, फिर चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो या फिर इंडियन मार्केट हो, दोनों में करेक्शन चल रहा है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, वहाँ तो 20% का करेक्शन हो चुका है, यानी ऑफिशियली अगर हम बात करें बियर ग्रिप में भी मार्केट जा चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, जिस तरह पूरे चारों तरफ करेक्शन का फेज चल रहा है, जिस स्टॉक्स को हम डिस्कस करें उसका नाम है लक्स इंडस्ट्री। इसमें भी कुछ वैसा ही हो रहा, अच्छा खासा ये करेक्ट हो चुका है। लेकिन ये आप ध्यान में रखिए, एक पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिए, ना ही ये पहली और आखिरी बार करेक्शन है। तो इस तरह से प्राइस वापस नीचे गया है, फिर से ऊपर आएगा, नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा, इंडेक्स भी जाएगा एंड उसके बाद स्टॉक्स भी जाएंगे अच्छे क्वालिटी के। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बड़े ही क्विक वे में इसके बिजनेस को समझ लेते हैं। लक्स कोई नई कंपनी नहीं है, लक्स इंडस्ट्रीज की हम बात करें 1995 में कंपनी फॉर्म हुई थी, तब से कंपनी काम कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें जिस बिजनेस में काम करती है, हॉजरी के बिजनेस में काम करती है। हर चीज़ के जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे और अनऑर्गेनाइज्ड वे होता है, उसी तरह से इस कंपनी के पास भी इसी बिजनेस में, यानी जिसमें काम करती है हॉजरी बिजनेस में, 14% का ऑर्गेनाइज शेयर इस कंपनी के पास है। पूरी इंडिया लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो है इस कंपनी के बड़ी ही बेसिक डिटेल्स। आगे अगर हम बात करें, कंपनी हैज़ मोर देन 100 प्रोडक्ट, यानी 100 से ज़्यादा इस कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं। लेकिन सारे प्रोडक्ट एक ही ब्रांड के अंदर नहीं आते, अलग अलग ब्रांड के अंदर आते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 16 ब्रांड हैं इस कंपनी के पास टोटल, उन 16 ब्रांड के अंदर 100 प्रोडक्ट आते हैं, जिस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट फॉल होता होगा। कौन से हैं वो ब्रांड, आप यहाँ देखिए। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं वो 4 सेगमेंट में आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीमियम, देन सेमी प्रीमियम एंड उसके बाद इकोनॉमी, 3 है इस कंपनी के सेगमेंट। देन अगर हम बात करें उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, सबसे पहले अगर हम प्रीमियम की बात करें, ऑन, ये है ऑन। इसका कुछ इस तरह से पिक्चर भी है, आपने ये ऐड भी हो सकता है, आपने कहीं ना कहीं देखा, अक्सर टीवी पे चलता रहता है। देन उसके बाद लक्स प्रीमियम, ये है इसके ब्रांड। प्रीमियम टोटल सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आया है, ये है 226 CR के आसपास। दूसरा है सेमी प्रीमियम, इसके अंदर जो ब्रांड निकल के आते हैं, लक्स कोजी सुना होगा, लायरा लेगिंग के अंदर काम करता है एंड इसको तापसी पन्नू इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्यों बात कर रहे हैं, बाकी ब्रांड एम्बेसडर कुछ और भी हैं कि नहीं, हर प्रोडक्ट के लिए, हर सेगमेंट के लिए इन्होंने अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं। ये 2 चेहरे आप जानते होंगे, थर्ड चेहरे भी आप जानते होंगे, और बाकी लायरा के लिए हम बात करें तापसी पन्नू। तो ये है जेनेक्स की बात करें, लक्स इन्फर्नो, ये है इनके सेमी प्रीमियम, और यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है इनको 936 CR के आसपास, तीनों सेगमेंट की अगर हम बात करें। उसके बाद है इकोनॉमी, उसके अंदर वेनस की बात करें, लक्स, कृष्णा एंड अदर, ये सारे ब्रांड आते हैं। तो ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के कैटेगरी के साथ ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने है, एंड किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू इस कंपनी के पास आया है वो भी आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी के पास जितना भी रेवेन्यू आता है, हमने देखा ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए बना रखे हैं, तो ऐसे में 8% ऑफ द टर्नओवर ये अपने ब्रांडिंग में खर्च करते हैं। और उसको डेफिनेटली जब ब्रांड एम्बेसडर को हायर करते हैं, किसी को बनाते हैं, तो ऐसे में पेमेंट तो अच्छी खासी जाती ही है। तो ऐसे में 8% इन्होंने फिक्स कर रखा है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, ये नाम आप जानते हैं कि कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी जितने भी मैन्युफैक्चर करती है अपने प्रोडक्ट को 100% इन हाउस करती है, यानी आउटसोर्सिंग नहीं करती। इससे क्या फ़ायदा होता है किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस में, कि जो उनकी कॉस्ट है थोड़ा सा कम हो जाती है, और मतलब घर का काम घर ही में हो जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी जो करती है बिजनेस करती है, जो मेन रेवेन्यू आता है, 90% रेवेन्यू आता है, वो आता है डोमेस्टिक सेल से, यानी कि डोमेस्टिक से ही मेन आता है। बाकी जो बचता है 10% वो आता है इंटरनेशनल लेवल से। और इंटरनेशनल में भी ये कंपनी जहाँ बिजनेस करती है वो है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, वहाँ से सब जगह से मिलाकर 10% आता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस कंपनी का मार्केट कहाँ है। नाउ अब आप बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न के बारे में। पिछले 1-2-3 साल में कैसे रिटर्न दिए वो आप जानते हैं। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट बियर ग्रुप के अंदर जा चुके हैं, बियर फेज के अंदर एंटर कर चुके हैं, 20% करेक्शन हो चुका है, वहाँ पर ये स्टॉक्स की अगर हम बात करें, ये भी एटलीस्ट 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। सिर्फ यही स्टॉक्स नहीं, अच्छे क्वालिटी का हो ना हो, ओके क्वालिटी का हो या फिर ब्लू चिप है, सभी में आपको 30, 40, 50% या फिर 60% का भी करेक्शन एज ऑफ नाउ के मार्केट में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंडेक्स में अभी इंडियन में उतना नहीं है, इंडियन इंडेक्स की अगर हम बात करें। ऐसे में 1 साल में इसने आपको 7% की पॉजिटिव रिटर्न दी है आज के दिन, और 2 साल में 144, 3 साल में 80%, 2-3 साल में अभी भी अगर हम देखें 50% कट हो चुका है, उसके बाद भी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के ये तो एक चीज़ रही। बाकी अगर हम इनके नंबर्स के ऊपर ध्यान दें तो 21 यानी मार्च का पूरा इतिहास आपके सामने है। कैसे थे इसके नंबर वो आप यहाँ पे देख पाएंगे इजीली। अगर ड्रॉ करके दिखाऊं,
592 था अगर मार्च में इसकी सेल आई थी, देन उसका डिप हमको यहाँ मिली, ग्रीन बार आप देख सकते हो। उसके बाद रिकवरी 620 और 658, तो आखिरी के 2 क्वार्टर में तो हमको रिकवरी देखने को मिली थी, जो एक अच्छा नंबर है। देन अगर हम बात करें इसी तरह से कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी रहा 125 180 88, फिर 137 एंड 42, तो ये चीज़ें बाद में रिकवर हो गई थी आखिरी के 2 क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट में भी अगर हम बात करें 103 के आसपास चला गया था। तो कुल मिला के क्वार्टरली पे हमें रिकवरी तो डेफिनेटली देखने को मिली। बाकी एग्जैक्टली चीज़ क्लियर हो जाती है ईयरली में आप देख पाएंगे 19 से लेकर TTM तक का डेटा आपके सामने है। एंड अगर हम बात करें सेल्स किस तरह से बार जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बनी हुई है, ये आपको चीज़ें कुछ बता रही है कि यहाँ पर किस तरह से पॉजिटिव सेल हो रही है कंपनी के लिए सालों साल बेसिस पे, जो हमारे लिए अच्छी बात है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 180 से 492 के आसपास बढ़ चुका है, अगेन दिस इज वेरी गुड। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 101 से ये भी 361, तो ये है इस कंपनी का एग्जैक्ट हाल। यानी कि नंबर्स हमें तो अच्छे लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आप हमें बता सकते हैं। क्वार्टरली पर भी एक डिप था, लेकिन उसके बाद भी शार्प रिकवरी आई। तो कभी भी सिर्फ शेयर करेक्ट हो गया उसके बेसिस पर हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर शेयर भाग गया कि अब अच्छा हो गया कल तक अच्छा नहीं था, या फिर शेयर करेक्ट हो गया कल तक बहुत अच्छा था, बिजनेस मॉडल अच्छा था अब खराब हो गया। इस तरह से डिसीजन आपको कभी भी नहीं लेना होगा। आपको ग्लोबल लेवल पर सोचना होगा क्या चल रहा है इकोनॉमी में, क्या चल रहा है, और कौन से फैक्टर हैं जो एज ऑफ नाउ मार्केट को या फिर इंडेक्स को ड्राइव कर रहे हैं। और एज ऑफ नाउ के फैक्टर तो आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ा है इन्फ्लेशन, बाकी वॉर, ये सारी चीज़ें तो आती रहती हैं। ऐसे में अगर हम बात करें इस कंपनीज के कुछ सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हैं, वो भी आप देख लीजिए पिछले 5, 3 और 1 साल में किस प्रॉफिट ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है। 16 था 5 साल में, फिर 23 एंड 17, ये है इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो हमें ईयरली बेसिस पर भी दिख रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 40, 52 एंड 51, तो कुल मिलाकर सुपर है मेरे हिसाब से, यहाँ पर वीकनेस है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के ROE एंड ROC, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको नंबर्स अच्छे ही देखने को मिलेंगे, 29, 30 एंड 31, और उसके बाद 29, 33, 36, तो ये कहीं पर भी आपको वीकनेस अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है। देन अगर हम इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत है, या फिर ये कहें जो मेजॉरिटी है वो है प्रमोटर के पास, ऑलमोस्ट 73.94, या फिर ये कहें 74% के आसपास वो है प्रमोटर के पास, यहाँ पर मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। देन उसके बाद जो बचता है FIs के पास नॉट इवन 3%, कुछ होल्डिंग उनकी है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें DIs की 6% के आसपास, और बाकी पब्लिक के 16%, तो ये है होल्डिंग, कोई भी प्लेजिंग नहीं रखी है, जो और अच्छी बात है। ओवरऑल देखा जाए तो मेजॉरिटी प्रमोटर के पास है, स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की शेयरिंग पैटर्न। FIs DIs के थोड़े से इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप देख लीजिए। पहला जो फंड निकल के आता है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.51, 1.5% का उनका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। कोटक इमर्जिंग है सेकंड फंड, कोटक इमर्जिंग फंड इक्विटी। उसके बाद है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 0.5% के आसपास की होल्डिंग है उसका, निपॉन इंडिया ग्रोथ। तो ये है वो 4 फंड और 2 ग्रुप, एक्चुअली देखा जाए तो एक कोटक और दूसरा निपॉन, इस 2 ग्रुप के चार म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वीडियो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर अच्छे रिटर्न के बाद, अच्छे रिटर्न जो 2-3 साल में दिए हुए, एक को तो हम छोड़ ही देते हैं, और इसके अच्छे सेल्स नंबर के बाद भी या फिर इसके फंडामेंटल के बाद अगर हम इस कंपनी के डेट की देखें, डेट है इसके बाद 101 CR के आसपास, इसी के कंपैरिजन देखें 185 के आसपास। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी डेट फ्री हो सकती है, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्म में समझने की कोशिश करें, 0.10 के आसपास के डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो काफ़ी कम है। तो ऐसे में कंपनी के पास ज़्यादा डेट भी नहीं है, जो कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं, जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी के एज ऑफ नाउ जिस तरह से करेक्ट हो चुका है, इस करेक्शन के बाद अब जो मार्केट कैप बची है 6538 CR के आसपास बची हुई है। वहीं डिविडेंड यील्ड 0 है, ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है। बाकी बात करें EPS, वो 118 के आसपास अभी भी अच्छा है। इंडस्ट्री पी की बात करें, इंडस्ट्री पी चल रही 54, ध्यान से समझिएगा, और ये स्टॉक का अभी चल रहा 18 के आसपास। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे अपने पी के आसपास अवेलेबल आपको मिल रहा है। जब ये बढ़ रहा था वहाँ उस वक्त नहीं था, वहाँ से एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुका है। लेकिन मार्केट का क्या बॉटम बन चुका है ये हमें नहीं जानता अभी, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट होगा ये थोड़ा और करेक्ट आपको होते हुए नज़र आ सकता है, वो तो हम देखेंगे चार्ट पर अभी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, दूसरा इंडस्ट्री पी से काफ़ी अच्छा है, अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से भी नीचे चल रहा है, इसमें वैल्यू डेफिनेटली अभी देखने को मिल रही है, एक चीज़। दूसरी अगर हम बात करें, ये स्टॉक का जो पास का बिहेवियर है पिछले 5 साल का, जो मिनिमम इसका स्टॉक पीक रहा है वो इसी लेवल के आसपास रहा है, 18 के आसपास।
पिछले 5 साल मिनिमम, और ये एज ऑफ नाउ इस करेक्शन के बाद ये शेयर उसी लेवल के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये शेयर अच्छे लेवल के आसपास आपको नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ। लेकिन हमें पहले कहाँ देखना है, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट कब बॉटमिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हमें इसको नजर में रखना है। लेकिन ये वो रडार पे आ चुका है जहां हम अपनी नजर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें इस कंपनी के वीकली का चार्ट लगा हुआ है, किस तरह का जिसमें अपमूव था, तो हर किसी ने चेज किया इसको। ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर, उसके बाद किस तरह का वन साइडेड अपमूव आया था, तो वन साइडेड अपमूव आया था, मार्केट करेक्ट हुआ और ये सस्टेन भी नहीं हुआ, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई रहती है जब विदाउट करेक्शन का कोई चीज़ आता है। 45 की डिग्री में कोई भी इंडेक्स या फिर स्टॉक आगे बढ़े तो ठीक भी है, सस्टेन होने की इसकी प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। 45 से ऊपर कभी कभी 90 डिग्री के स्टॉक के 90 डिग्री में भी स्टॉक भागती है, यानी विदाउट रिट्रेसमेंट, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी लो होती है कि वो सस्टेन हो। कुछ इसमें भी वैसा ही हुआ। ऐसे में अगर हम बात करें, आप समझेंगे कि किस लेवल के आसपास से करेक्ट हो चुका है। ऐसे में ज़रा जूम करके देखने की कोशिश करें, अपने उसी लेवल के आसपास आ चुका है जहां से रिट्रेस हुआ था, जहां से भागना शुरू किया था, एंड एग्जैक्टली 100% रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो ऐसे में अब अगर हम बात करें, ये एक ऐसा शेयर है जो आपको मार्केट के बॉटम, जब मार्केट, वो कोई नहीं जानता, जब भी मार्केट आपको बॉटम तो हम नहीं जानते, लेकिन जब भी डब्ल्यू पैटर्न या फिर हायर हाइज की सीरीज आपको बनते हुए नजर आएंगे, तब आप देख सकते हैं कि ये शेयर ऐसा है जो प्राइम फोकस पे उस वक्त रखा जा सकता है। अभी इसकी जो वैल्यू हमको देखने को मिल गई 2170 के आसपास या फिर 2200 के आसपास, और ये है 4000, और ये शेयर उससे भी ऊपर था। तो आप समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट 4000, 50% तो यहीं करेक्ट हो चुका है, ये उससे भी ऊपर गया था। तो ऐसे में जो लोग टॉप पे फंसे हैं वो डेफिनेटली उन्होंने चेज किया होगा, इसीलिए वो फंसे हुए सिर्फ रिटर्न देख के। अदरवाइज फ्रेश बाइंग के लिए, एवरेजिंग के लिए, या फिर नए इन्वेस्टर जो रेडार पे अच्छी कंपनी को रखना चाहते हैं, इस बिजनेस सेगमेंट के अच्छे प्लेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये एक प्लेयर हो सकता है। वैल्यू वाइज बात करें, वैल्यूशन वाइज बात करें, कंपनी वाइज बात करें, नंबर्स वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। जिस तरह का स्मॉल कैप मिड कैप में अभी हालत चल रही है, ये ऐसे ही चल रही है कि जब भागे थे तो गजब भागे थे, करेक्ट हुए तो आहा, तो वैसे ही इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ। आने वाले टाइम में भी ये कुछ ऐसा ही हो सकता है, जब भी मार्केट में रिवर्सल आएगा तो आपको तेज़ी भी कुछ वैसे ही देखने को मिलेगी। इसीलिए हमें स्मॉल कैप में बहुत सेफ, या फिर थोड़ा सा अगर हम इस तरह का पोर्टफोलियो देख सकते हैं जहाँ 40%, 50% इतना दम हम है, तभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज हमें ट्रेलिंग लॉस, स्टॉप लॉस का यूज़ तो डेफिनेटली मार्केट में करना ही चाहिए। तो आप समझ के जिन लेवल के आसपास अभी आते हैं, आपको दिख रहा है 2000 लो या फिर इन्हीं लेवल से ब्रेकआउट करके गया था, यहाँ आपको ये वीकली का चार्ट है, कोई 15 मिनट का चार्ट नहीं है, वनडे का चार्ट नहीं है। कितने वीक से करेक्ट हो रहा है वो तो आपने देखा ही है। एंड अगर हम यहाँ देखें, ये था अप्रैल, या फिर ये बात करें, इसने अक्टूबर में जो हाई लगाया था, उसके बाद से अभी तक ये करेक्शन के फेज में ही चल रहा है। तो ऐसे में जिन लेवल के आसपास है, यहाँ से कोई भी अगर 100-200 पॉइंट की गिरावट आपको वापस से मिलती है, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल के आसपास है। वैल्यूएशन इसके अभी कंफर्टेबल अब आ चुके हैं। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग भी इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रहेंगे तो आप हमें बता सकते हैं। ओवरऑल अगर चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन पिछले 2 वीक से ज़रा से कुछ छोटे ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी हमें ट्रेंड कंफर्म नहीं मिल रहा है। MACD की अगर हम बात करें तो MACD क्रॉस ओवर देने को रेडी है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। सपोज अगर मार्केट में यहाँ से 400-500 पॉइंट का, निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ से 500 या 1000 पॉइंट और करेक्ट होता है, तो डेफिनेटली ये भी करेक्ट होगा उसके साथ। उस केस में आपको 100-200 पॉइंट और नीचे मिल सकता है। तो पहले निफ्टी को हम देखेंगे, देन उसके बाद निफ्टी को तो हम डेली बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राम अगर का पार्ट नहीं बने तो वहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, और बाकी जब निफ्टी में रिवर्सल आ जाएगा आपको पता चल ही जाएगा, नहीं तो अदरवाइज हम बता ही देंगे। देन उसके बाद स्टॉक्स में भी आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये शेयर हो सकता है आपके प्राइम फोकस पे रह सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।